नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत आज हम करेंगे यशवंत सिन्हा से। जी हां, विपक्षी पार्टी के एक ऐसे दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा, जिन्हें बहुत सोच समझकर विपक्ष ने चुनावी मैदान में उतारा था। अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं, नतीजे आ गए, लेकिन यह देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा जो ऐसे कैंडिडेट थे जिनके साथ जनता खड़ी हुई थी, विपक्ष खड़ा हुआ था, वो यशवंत सिन्हा उनको धोखा मिला। ये सीधे तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह से आज सरकार अपना मनमाना रवैया अपना रही है। लेकिन यहां पर यशवंत सिन्हा के साथ साथ मैं ईवीएम पर भी बात करूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं। इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि साल 2024 का चुनाव है। तो अब चुनावों का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। जाहिर सी बात है, चुनाव आते हैं तो ईवीएम का मुद्दा खड़ा होने लगता है। आज हम पूरी तरह से जस्टिफाई कर देंगे कि ईवीएम का जो मुद्दा उठता है वो सही है या नहीं है, और क्या यशवंत सिन्हा ईवीएम के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा निकाल सकते हैं, क्या ईवीएम के खिलाफ कुछ बड़ा वो कदम उठा सकते हैं, क्या चुनाव आयोग से ईवीएम को बंद करवाने की सिफारिश की जा सकती है। ऐसे में यशवंत सिन्हा का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं। यशवंत सिन्हा पूर्व IAS अधिकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बहुत पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, अच्छी समझ है, दिग्गज नेता हैं। विपक्ष उनको सपोर्ट करता, तो विपक्ष उनको ही आगे इसलिए लगता है क्योंकि वो एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी बात विपक्ष भी मानता और जिनकी बात आगे पहुंचती भी है, और वो डर जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी नेताओं की, मोदी मंत्रिमंडल की, मोदी सरकार की। क्योंकि यशवंत सिन्हा जब चुनावी मैदान में उतरे थे, अभी हाल ही में बात करें राष्ट्रपति चुनाव में, तो हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, सबके माथे से पसीना चू रहा था। भाई पसीना चुए भी क्यों ना, क्योंकि सीधे तौर पर यह देखा जा रहा था कि किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। यानी कि सीधे सीधे तौर पर समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि जिस तरह के हालात बने थे ना, इसका साफ और सीधा मतलब ही यही था कि यशवंत सिन्हा को कमजोर किया जाए। विपक्ष सिन्हा के साथ खड़ा था, विपक्ष सिन्हा को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन विपक्ष को तोड़ दिया गया। हालांकि अब पूरी तरह से तस्वीर वगैरह सब क्लियर है, लेकिन आज हम यहां पर बात कर रहे हैं यशवंत सिन्हा के उस अगले कदम की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। मैं ईवीएम की बात कर रहा था कि ईवीएम पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, क्या वो सही है या फिर गलत है, और क्यों बार बार ईवीएम पर बात कही जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर ये कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे आए भी नहीं थे और आप चेक भी कर सकते हैं, आपको पता भी चल जाएगा। आप नजर भी बनाए हुए थे, बहुत सारे दर्शक जो हैं। देखिए, चुनाव के नतीजे भी आए नहीं थे, क्योंकि 5 बजे तक तो नतीजे आए हैं। ठीक है, चुनाव के रुझानों की अगर मैं बात करूं तो 1-1.5 बजे से रुझान आने शुरू हुए थे। लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं कि बीजेपी में खुशियां मनाई जानी शुरू कर दी जाती है। रुझान भी नहीं आए, रुझान स्पष्ट भी नहीं कर रहे थे, नतीजे भी पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन बीजेपी में खुशियों का माहौल, बीजेपी में जश्न का माहौल दिखना, द्रौपदी मुर्मू के गांव में मिठाइयों का बंटना, द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न की तैयारी शुरू होना, ये देखकर विपक्ष भी बहुत चक्कर रह गया। सवाल जाहिर सी बात है खड़ा तो होना ही था कि भाई जब रुझान अभी क्लियर नहीं हुए हैं, नतीजे नहीं आए हैं, ऐसे में सत्ता पक्ष ने जश्न कैसे मनाना शुरू कर दिया। तब बहुत बड़े हद तक चीज निकल कर सामने आई कि यह चुनाव पूरी तरह स्क्रिप्टेड था। बीजेपी इस बात को बहुत पहले जानती थी, इस बात को बहुत पहले समझती थी कि द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने खड़ा किया, तब से वो ये मान रहे थे कि उनको तो जितवाना है, चाहे विपक्ष को जैसे तैसे तोड़ दिया जाए। और हुआ है वही। विपक्ष को हमने देखा, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, एकनाथ शिंदे उनके गुट के विधायकों को लेकर चले गए गुजरात में, ठीक है, और यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वो पूरी तरह धराशाही हुई है। इसके अलावा यहाँ पर हम मौजूदा समय के अंदर देख रहे हैं ईडी NCB का डर दिखाया जा रहा है। तो सीधे तौर पर ये देखने को मिला कि भाई रुझान से पहले, चुनाव नतीजों से पहले जश्न की तैयारी, क्या वाकई जो बातें कही जाती हैं ईवीएम को लेकर भी वो सही तो नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़ और रामपुर। आजमगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को खड़ा किया था, बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल निरहुआ थे मैदान में। मैं अगर रामपुर सीट की बात कर लेता हूं तो यहां से असीम रजा को उतारा गया। खेल देखिएगा, खेल क्या हुआ
कि जब आजमगढ़ और रामपुर सीट के नतीजे आ रहे थे उस वक्त रुझान आने शुरू हो गए थे। रुझान में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे थे, बीजेपी के कैंडिडेट से बहुत आगे चल रहे थे। समाजवादी पार्टी ने मान लिया कि भाई उनकी जीत होनी तय है, और ऐसे में हम देख रहे थे कि बहुत बड़े हद तक ये लग रहा था, तस्वीर लग रही थी कि समाजवादी पार्टी की जीत होगी। लेकिन अचानक जिसे कहते हैं सडनली पासा पलट गया। जो बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे थे वो अचानक से लाख वोट से आगे बढ़ने लगे। भाई 1000 वोट का तो समझ में आता है, 100 वोट का समझ में आता है, अचानक से इतनी बड़ी छलांग मारना कि भाई लाख क्रॉस कर दिया आपने, लाख को पार कर गए। और देखने को मिला कि बीजेपी के ये जो कैंडिडेट थे, लाख को जो जिस तरह से इन्होंने पार किया, उसके बाद तो भाई जीत तो फिर इन्हीं की। हम ये देख रहे थे लगातार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जब पीछे होते चले गए तो हैरान हो गए। उन्होंने नतीजे देखिए आए भी नहीं थे, लेकिन हमने देखा बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अभी गिनती चली रही थी, वोटिंग का जो गिनती थी चल रही थी, आगे पीछे खेल लगा था, लेकिन बीजेपी में जश्न शुरू हो गया। बीजेपी में ने मान लिया कि भाई दोनों सीट से इनकी जीत हो गई। समाजवादी पार्टी के दोनों कैंडिडेट ये कहते हैं हमें तो बहुत हैरानी हो रही है, हमें तो ये तक नहीं पता चल रहा था कि हम कितने 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं, या कितने 100 वोट से पीछे चल रहे हैं, या कितने लाख वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी को सब खबर थी, इनको सब खबर मिल रही थी कि इनका कैंडिडेट इतने वोट से आगे चल रहा है, इतने वोट से आगे चल रहा है। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र यादव ने कहा भी था, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने तो सीधे देखा ईवीएम के साथ किस तरह से खेला हो रहा है, उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें ही डराया धमकाया। तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि ईवीएम की बात अगर की जा रही है तो क्या गलत है या सही है। हालांकि अगर हम बात करें ईवीएम को लेकर, विपक्ष जो बात कहता रहा है वो बहुत पहले से कहता रहा, लेकिन ईवीएम को लेकर सबूत दिखाए भी गए हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे, चुनाव के नतीजे आने वाले थे, कुछ समय के बाद आने वाले थे, लेकिन हमने नतीजों से पहले देखा समाजवादी पार्टी ने, जी हां, समाजवादी पार्टी ने कई वीडियोस को दिखाया। वीडियोस में देखा जा रहा था ईवीएम के साथ छेड़खानी हो रही थी, ईवीएम को इधर, कई ईवीएम इधर उधर पड़े हुए थे, और तो और ये देखने को मिला कि ईवीएम से जो है जिस तरह से बटनों को गायब किया गया था, ये भी हैरान करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे ईवीएम मशीनें आई थी जिन पर एक पार्टी का सिंबल था ही नहीं, वो पार्टी थी समाजवादी पार्टी। और यहाँ पर हमने देखा बहुत सारी ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ी पाई गई, बटन किसी को दब रहा है, जा किसी को रहा है। तो ईवीएम का पूरा खेल है जो निकलकर सामने आया और जो कि समझ में भी आया। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि ईवीएम की बात अगर कही जाती है तो गलत तो नहीं है, और क्या वाकई बीजेपी ईवीएम के जरिए ही चुनाव जीत रही है, और क्या अब वक्त आ गया है ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने का, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि जब तक ईवीएम रहेगा सरकार चुनाव जीतती रहेगी। तो अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में ईवीएम पूरी तरह बैन हो जाएगी, क्या ईवीएम बंद हो जाएगा, और अगर ईवीएम से चुनाव बंद होंगे और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ईवीएम बंद होने के बाद अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो क्या गारंटी मानी जाए कि वो जो चुनाव होंगे वो सही तरीके से होंगे। दोनों तरफ से मैंने बात कर ली है, और अब ये दर्शकों को बताना है कि क्या कुछ स्थिति बन रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।